बरेली 2010। बहुत छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग कब बड़ी हुई पता ही नहीं चला, और इन सब के चलते बरेली शहर में कर्फ्यू की नौबत आ गई। यह लड़ाई दो समुदाय के बीच लड़ाई थी और इस लड़ाई के बीच 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनके नाम थे सादाब, राकेश गुप्ता और इमरान कुरैशी। और उस टाइम पर हजारों लोगों को अपना घर और शहर छोड़ना पड़ा। जुलूस में कोई पथराव हुआ जिसके बदले में वो हजारों आदमी हमारे घर में घुसा हुआ था और तलवारें नंगी ले लेके तलवारें ले लेके सब यहाँ पे औरतों को बेइज्जत करने के लिए बाहर निकाले। मुजफ्फरनगर 2013। मुजफ्फरनगर एक शांत शहर जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। The young Jat boy whose killing along with his cousin Sachin set off Muzaffarnagar's cycle of violence. फिर अचानक से एक चिंगारी पूरे शहर को आग लगा देती है। इस लड़ाई में कुछ दिनों में ही 60 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और यूपी में यह सब काम होते हैं यादव जी की सरकार में। लेकिन तब चैप्टर पलटता है और सत्ता में आते हैं योगी आदित्यनाथ। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। आज हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि यूपी के लिए बेस्ट और नेक्स्ट सीएम कौन है। 2017 से पहले जब यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार थी तो क्या क्या होता था। गैंग रेप, माइनिंग माफिया और स्मगलिंग। इस टाइम पर सरेआम गुंडागिर्दी होती थी। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूं दोस्तों। साल था 2005। बीएसपी के एक एमएलए राजू पाल को दिन दहाड़े 20 सड़क पे गोली मार दी जाती है और गोली मारने वालों का नाम होता है अतीक और अशरफ। तब यूपी में सरकार थी एसपी गवर्नमेंट की। फिर कुछ दिनों बाद एफआईआर लिखी गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जीरो, क्योंकि अतीक अहमद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वह एक एसपी का पावरफुल नेता था। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके घर जाने से पहले सोचती थी। राजूपाल के मर्डर का एक आई विटनेस था जिसका नाम था उमेश पाल। उमेश पाल जो कि जानता था अगर सच बोला तो जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन उसने बोला, कोर्ट में गया और स्टेटमेंट दिया अतीक अहमद के खिलाफ। उसे हर सुनवाई पे धमकी, हरेसमेंट और पुलिस टॉर्चर मिलता था। और जब उमेश ने हिम्मत जुटाकर 2023 में अतीक के खिलाफ आवाज उठाई, प्रयागराज की सड़कों पर उसके ऊपर दिन दहाड़े बम और गोलियों से बरसात कर दी। इस सब को देखकर योगी सरकार ने उसे रूल ऑफ लॉ का केस बना दिया और शुरू हुआ ऑपरेशन अतीक अहमद। फिर पुरानी फाइलें खुली, इलीगल प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला और सिस्टम ने पहली बार उन लोगों पर हाथ डाला जिनको 2017 से पहले टच करना पॉलिटिकल डेंजरस माना जाता था। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को, बच्चों को परेशान न करें। फिर आती है इंसाफ की बारी। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे। तभी मीडिया के सामने लाइव कैमरा के बीच 3 अटैकर्स ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन दोनों पर गोलियां बरसा दी और दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। पूरा सीन लाइव टीवी पर कैप्चर हुआ था। ऐसे ही बहुत इलीगल काम हुआ करते थे उस टाइम पर। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। इन्होंने पावर आते ही लॉ एंड ऑर्डर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। इन्होंने उत्तर प्रदेश से माफिया और गुंडा राज को बिल्कुल खत्म कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रिकॉर्ड तोड़ काम करा। 13 एक्सप्रेसवे, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए। फार्मर्स के लिए लोन वेवर्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसे अरुण सहायक और बंसागर ने रूरल एग्रीकल्चर में रिलीफ दिया। लोकल बिजनेसेस और आर्टिसंस को काफी सपोर्ट किया। लेकिन कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं हुई।
पुलिस इनकाउंटर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप और रिलीजियस पोलराइजेशन जैसे मुद्दों ने उनके रूल को डिबेट का सेंटर बना दिया। अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल डिस्ट्रेस अभी भी चैलेंजेस में है और ईस्टर्न यूपी में डेवलपमेंट की गैप क्लियरिटी दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ के काम करने का स्टाइल सेंट्रलाइज्ड और आइडियोलॉजी बेस्ड है। सपोर्टर्स के लिए यह एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का सिंबल है, पर कुछ लोगों के लिए ये एक रिजिड अप्रोच है। पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में कोई अच्छे काम नहीं हुए। उनके भी कार्यकाल में काफी अच्छे काम हुए हैं, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कंप्लीट हुआ, लखनऊ मेट्रो और IT सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुए, स्टूडेंट्स के लिए फ्री लैपटॉप बांटना, कन्या विद्या दान, 108 UP 100 जैसे पुलिस और एम्बुलेंस ने लोगों को हेल्प दी। लेकिन उस टाइम पर गुंडा राज और लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने से समाजवादी पार्टी का बहुत नुकसान हुआ। अब यादव जी भी कम नहीं थे। आप जरा ये वीडियो देखिए। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? अब आप ये देखिए कि ये सारी लाइंस वो कैमरा के सामने और मीडिया से बात करते हुए बोल रहे हैं। यह सारे स्टेटमेंट्स अखिलेश यादव कन्नौज में मार्च 2025 में देते हैं। अब एक ऐसी बात करते हैं जिसका आप सब लोगों को इंतजार है कि आखिर 2027 में सत्ता किसके हाथ में आएगी। 2027 के चुनाव को लेकर यूपी में सियासत अभी से गर्म है। अखिलेश यादव ने खुलेआम कह रखा है कि अब लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि योगी सरकार सिर्फ बुलडोजर दिखाती है, रोजगार नहीं। जबकि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के इस स्टेटमेंट पर सीधा जवाब दिया कि तुम्हारे टाइम में गुंडा राज था, हमारे टाइम में कानून राज वापस आया है और 2027 में भी हम ही वापस आएंगे। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने इन सबके बीच बोला कि यूपी में बदलाव तब आएंगे जब युवा और महिला जागेंगे। बहुत रियल और ग्राउंड लेवल पर बात करूं तो 2027 का चुनाव सिर्फ रिलीजन बेस्ड नहीं रहेगा, लेकिन रिलीजन का मेजर बैकग्राउंड फैक्टर जरूर होगा। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का फोकस अभी भी हिंदुत्व, राम मंदिर और लॉ एंड ऑर्डर पर है। वो सिक्योरिटी और असमिता का नैरेटिव चलाएंगे, लेकिन इस बार लोगों में रोजगार, इन्फ्लेशन और बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों पर इशू उठ रहे हैं, जिससे बीजेपी को केवल धार्मिक मुद्दों पर रैली नहीं करनी चाहिए बल्कि ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कि रिलीजन्स पे डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस कास्ट कॉम्बिनेशन, यादव प्लस मुस्लिम प्लस ओबीसी और बेरोजगारी वर्सेस विकास नैरेटिव पे है। दोस्तों 2027 में यूपी का चुनाव सिर्फ एक वोट का खेल नहीं, ये रोजगार, अस्मिता और कास्ट की जंग है। तो मेरा सवाल है आपसे, आपका वोट कौन सा रंग दिखाएगा?